अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपने वीकली वीडियो लाके साहब की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आज के वीडियो लाग में हम फिफ्थ जनरेशन वार के ऊपर बात करेंगे, कराची पैकेज के ऊपर बात करें और गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ पब्लिक एसेट्स को बेचना शुरू कर दिया, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले फिफ्थ जनरेशन वार के ऊपर बात करें तो आप प्लीज़ ये वीडियो देखें। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो पाकिस्तान के मीडिया का रहेगा, हमारे मीडिया का रहेगा। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि काफी उनकी जनता एंटी मिलिट्री है, मिलिट्री के बरखिलाफ बहुत स्टेटमेंट्स आते हैं। कई एक जर्नलिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि बाहर से पाकिस्तान आर्मी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इस चीज को हमें और इनकरेजमेंट देना है। अगर उनकी जो पॉपुलेशन है वो और वॉइसिफोरस हो जाएगी, वो और पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट हो जाएगी, तो एक और ये फायदा होगा। धन्यवाद। मैं यही जर्नलिस्ट के बारे में कहना चाह रहा था कि बोथ इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली ये जर्नलिस्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। खरीदें न्यूयॉर्क में, बिल्डिंग्स खरीदें, ऑफिस खरीदें न्यूयॉर्क में, ब्रसल्स में, लंदन में, पेरिस में, करीब 5-7 जगह पूरी दुनिया में आप इनके ऑफिसेस खरीदें, जहां पे आप बलोच लड़कों को, जहां पे आप सिंधी लड़कों को, जहां पे आप पश्तून लड़कों को ट्रेन करें इंडिया में बुला के और बोलें कि तुम जाओ वहां पे, तुम्हें हम सैलरी देंगे, तुम मैन करो। वहां से आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करिए। आप सिंधी नेशनलिज्म, बलोच नेशनलिज्म, पश्तून नेशनलिज्म, ये पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स है। एक बड़ी मुहिम चलानी होगी आपको हजारों करोड़ खर्च करने होंगे, लेकिन ये गारंटी है जिस दिन आपने कर दिया 5 साल के अंदर पाकिस्तान का गला बैठ जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि कैसे दुश्मन अनासर जो है पाकिस्तान के खिलाफ अपने प्रोपेगेंडा वार जो है उसको अमली जमा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, पहले आपसे मैंने बात की थी 1-2 प्रोग्राम में, आप टीवी के अंदर मैंने एक प्रोग्राम किया था। उसके बाद फिर मैंने वीलागों में जिक्र किया था कि पाकिस्तान में किस कदर तेज़ी के साथ जो फिफ्थ जनरेशन वार जो है उसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बात शुरू करूँगा अपने इस पासपोर्ट से। आप देखेंगे, आपको ये पासपोर्ट नज़र आ रहा होगा। तो जब हम वो लोग जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो उनको अंदाज़ा होगा कि पासपोर्ट के ऊपर कहीं पे भी पंजाबी, बलोची, सिंधी या पश्तून नहीं लिखा होता, सिर्फ पाकिस्तानी लिखा होता है। तो जिस तरह से वीडियो के अंदर ये बात कही जा रही है, जी आप लॉस एंजलिस में ऑफिस खोलें, आप न्यूयॉर्क में ऑफिस खोलें, आप पेरिस में ऑफिस खोलें, या आप और जो जगह हैं वहाँ ऑफिस खोलें, उसके बाद सिंधी, बलोची, पंजाबी और पख्तून लड़के जो हैं उनको आप जनाब वाला क्या करेंगे, भर्ती करें, उनसे कहें हम आपको सैलरी देंगे, हम आपको फंड्स प्रोवाइड करेंगे, तो आप जो है प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा बने ताकि पाकिस्तान को गले से पकड़ सकें। तो मैं समझता हूँ कि हम बड़े इस तरह के फेजेज जो हैं उससे गुजरते आए हैं और हमने अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी बहादुरी के साथ इस तरह के जो दुश्मन अनासर हैं उनको हमने छक्के भी उनके छुड़ाए हैं, उनके हमने दांत भी खट्टे किए हैं और उनको मैदान से भगाया भी है। तो मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि ये इस तरह के बैरूनी अनासर जो हैं कभी हमारे नेशनलिज्म के ऊपर हमला करते हैं, कभी हमारे अदारों के ऊपर हमला करते हैं, स्पेशली हमारी आर्मी के ऊपर हमले किए जाते हैं। और कहा जाता है जी कभी डिफेंस बजट के इशू पर बात होना शुरू जी, आर्मी जो है हमारे डिफेंस का बहुत ज़्यादा खा जाती है। और आपको शायद मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि अगर आप थोड़ा सा ये हलाकू खान के दौर को याद करें तो उस वक़्त ये मुसलमानों को जब शिकस्त हुई तो उस वक्त भी गुजरा कहते जब आपका डिफेंस पर बहुत ज़्यादा खर्चा कम किया जाए। तो फिर आप देखें कि फिर हलाकू खान जो था उसने कैसे खोपड़ियों के मीनार बनाए थे, इतना ज़्यादा उसने कत्लेआम किया था। फिर आपके सामने इराक की सिचुएशन आपके सामने है, अफगानिस्तान की सिचुएशन आपके सामने है, लीबिया की सिचुएशन आपके सामने है। तो इसी तरह ही होता है कि सबसे पहले इस तरह छोटे छोटे इशूज़ जो होते हैं प्रोपेगेंडा वार के ऊपर, वो उनके लोकल लोग जो होते हैं उनके हाथों उजागर करवाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ये देखते ठीक है, अब इनके अदारे वीक होकर दैन दे अटैक और उसके बाद तबाही जो है वो आपको सारा पता है। तो हमारे यहाँ भी इसी तरह ही हो रहा है कि कभी डिफेंस बजट के ऊपर जो जनरल इशू खड़ा कर दिया जाता है, कभी आर्मी से कोई ऑफिसर जो है वो आल दो रिटायर हो चुके हैं तो वो CPAC के चेयरमैन हैं, उनके एसेट्स की बात हो जाती है। सिर्फ बातें होती हैं, मेरा को सबूत को बंदा पेश नहीं करता। तो हमें इस तरह की बातें जो होती है उसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज़ को थोड़ा ज़रा इस तरह से देखता हूँ कि चूँकि वो आसम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं CPAC के। अब दुश्मन की नज़र में चूँकि वो CPAC जो है वो एक रोड़े की तरह अटका हुआ है, इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं CPAC को जो बैरूनी अनासर हैं वो CPAC को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। उनकी कोशिश ये है कि हम इसको जैसे तैसे भी आए इस मनसूबे को रास्ते में रोका जाए। तो ये वो वजह है, ये दूसरी वजह नहीं है। तो आप खुदारा इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा होता है तो उसको काउंटर जवाब देने के बजाय आप ये ना जवाब देना चाहिए। आप ये ना करें कि वो इस तरह का कोई वीडियो हो या इस तरह का कोई मुकालमा हो तो उसको जब ना वो वायरल करना शुरू करते हैं, क्योंकि एट द एंड ये नुकसान पाकिस्तानी कौम का है। तो हमें मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि
हम तिल जो है वो हालत जंग में हैं और हमें जाहिर सी बात है इससे पहले भी हमारे ऊपर इस तरह के वाक़या जो थोपे गए हैं और हमने बड़ी बहादुरी से अपने अदारों की इंटेलिजेंस अदारों की मदद से हमने उस तरह के अनासर इस तरह के जो वाक़यात थे उनका हमने बड़ी बहादुरी के साथ सामना भी किया और फिर हमने दुश्मन के दांव भी इकट्ठे किए। पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला हुआ था, किस तरह से मेरे सिक्योरिटी अदारे जो थे उन्होंने जनरल उस वाक़े के ऊपर कैसे दुश्मन जो थे उनको मारा भी और अपने अदारे की हिफाजत भी की, तो जो पब्लिक है उसकी हिफाजत की। तो इस तरह से जब तक ये दुश्मन हमें बलूची के नाम के ऊपर, हमें सिंधी के नाम के ऊपर, या हमें पख्तून के नाम के ऊपर, या हमें पंजाबी के नाम के ऊपर हवा दे और हमारा जो नेशनलिज्म है उसको ख़राब करने की कोशिश करे, उससे बेहतर ये उससे पहले हम जो है एक बहादुर और यकजहद कौम जो है वो बन के सामने आएँ, क्योंकि हमें इस तरह का जो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात हमारी ग्रोथ, हमारे इकनॉमिक्स और हमारे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो हैं उसको वीक भी कर रही हैं और जो इश्यूज़ हैं उसको रोकने में भी ये चीज़ें हेल्प कर रही। तो हमें बजाय इसके कि हम उन लोगों या बैरूनी अनासर की बातों पर अमल करें या उनकी बातों पर ध्यान दें, हमारे जो अपने मुल्की मसाइल हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और हमें दुश्मन को अपनी जो मुल्क की मुआशी सिचुएशन है या और हमारे सर से छोटे बड़े इश्यूज़ हैं उस पर बात करने नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे हम कोई भी जंग नहीं जीतेंगे। और अगर हमने पिछली जंगें जीती हैं तो वो हमने सिर्फ इसी वजह से जीती हैं कि हम एक कौम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी दोस्तों, तो दूसरे पोर्शन जब से मैंने कहा था कि हम कराची पैकेज की बात करेंगे जो रिसेंटली इस गवर्नमेंट ने 1113 अरब का मंसूबा जो है कराची के लिए मुख्तस किया है। जाहिर सी बात है उसमें फ़ंड्स की फराहमी जो है वो फेडरल की तरफ से भी होगी और सूबा सिंध जो है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो भी उसमें हिस्सा डालेगी। और उसमें अगर देखा जाए तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आया, ये गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ज़ाहिर सी बात इसके कुछ तकनीकी पहलू भी हैं, इसके कुछ पॉलिटिकल पहलू भी हैं, इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू भी हैं। देखना ये है कि चूँकि 2 साल तक गवर्नमेंट के गुजर चुके हैं, बाकी आने वाले 3 सालों में क्या ये सारे के सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे इस मंसूबे को अमली जमा पहनाने के बाद। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 3 साल के अंदर गवर्नमेंट का मंसूबा जो है वो मुकम्मल होते हुए मैं देख रहा हूँ। कि वजह ये है कि अभी तो सिर्फ ऐलान हुआ है और ऐलान होने के फ़ौरन बाद जो है वो सियासत भी शुरू हो गई है, जिसके ऊपर वफाक की तरफ से ही बयान आ रहे हैं असद उमर साहब की तरफ से कि 62% जो है इसमें फ़ंड जो वफाक प्रोवाइड करेगा, 38% जो है वो सूबा सिंध की गवर्नमेंट जो है उसको मुहैया करने होंगे। लेकिन उधर से बयान ये आ रहा है दूसरी तरफ से कि 60% जो सूबा सिंध उसके रेवेन्यू जनरेट करेगा, 40% जो है वो फेडरल की तरफ से आएंगे। फिर दूसरी तरफ से ये भी बयान आता है शिबली फराज साहब का कि ये मंसूबा चूँकि इसमें जो फंड्स 1113 अरब हैं उसके लिए हम सिंध गवर्नमेंट के ऊपर एतबार नहीं कर सकते, हम 1-1 रुपये जो है उसका हिसाब रखेंगे या उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। बिल्कुल मॉनिटरिंग करनी चाहिए, आपको हर एक उस पैसे की मॉनिटरिंग करनी चाहिए जो कौम के ख़जाने से निकल के कौम के ऊपर ही खर्च हो रहा है, तो बिल्कुल वो मॉनिटरिंग करना आपका हक बनता है। दूसरी तरफ से मुर्तज़ा वहाब साहब ये कहते हैं कि पिछला पैकेज जो था 162 अरब रुपये का, उसमें से वफाक ने हमें 162 रुपये भी नहीं दिए। तो खुदारा ये सियासत जो है जिस तरह की भी है इसको बंद होना चाहिए और बंद करें इसको और सारे मिलजुल के बैठें ताकि जो कराची के लोगों के मसाइल हैं उसका सलूशन निकाला जा सके। और ये जो 1113 अरब का पैकेज है जिसको ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज भी कहते हैं, इसको अमली जामा पहनाने के लिए इक़दाम करें ताकि जल्द से जल्द लोगों के मसाइल जो हैं वो उनका हल जो है वो मुहैया किया जा सके और लोग सुख का सांस लें। तो आए हम आते हैं इस पैकेज की तफसीलात जो हैं। 1113 रुपये के पैकेज में 10 से ज़ायद मनसूबे पहले से वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तरक्याती बजट में शामिल हैं। तो जी ये सबसे बड़ी बात कि अगर ये पहले से ही शामिल हैं तो बेहतर ये था कि उन मनसूबों को उसी तरह कंटिन्यू करते, तो आप नए मनसूबे उसमें ऐड करते। खैर उसमें कहा गया कि जबकि कई मनसूबे गुज़श्ता 5 साल से ज़ेर इल्तवा हैं, पिछले 10 बरस से वफाकी और सूबाई हुकूमत मजमूई तौर पर भी इतनी बड़ी फंडिंग कराची के लिए नहीं कर सकी। सिर्फ एक ये बात है जो बड़ी है कि हमेशा कंपेयर करते हैं हम, और ठीक है कंपेयर करें लेकिन फ़ंड तो अभी आपने ज़ाहिर सी बात है एलोकेट की है। अब तो जब मनसूबा मुकम्मल होगा या ये जो मसाइल इसके अंदर बताए गए हैं
या जो मंसूबे बताए गए हैं उसके ऊपर अमल दरामद होगा, वो मंसूबे मुकम्मल हो गए तो फिर मेरे ख्याल में क्रेडिट लेना चाहिए। लेकिन हमें जो कि आदत है कि हम हर एक अनाउंसमेंट के साथ अब ये कहते हैं कि ये मुल्की हिस्ट्री का पहला वाक़या था, ये मुल्की हिस्ट्री का बड़ा प्रोजेक्ट था, तो इस चीज़ से बाहर निकले और सिंसियर बेसिस के ऊपर जो है वो लोगों के मसाइल जो है उसका सलूशन पेश किया जाए। लेकिन सबसे पहली बात इसमें देखें कि शहर कायद में फराहमी आब के मनसूबे के लिए 92 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, जिसमें पानी का मेगा प्रोजेक्ट जिसे K4 कहा जाता है। अच्छा, अब हम K4 जो है उसकी हिस्ट्री में थोड़ा सा आ जाते हैं, क्योंकि जैसे कहा कि पहले से ही कुछ प्रोजेक्ट ज़ेर अल्तवा पड़े हुए हैं। ये K4 जो प्रोजेक्ट था जी, ये प्रोविंस सिंध और फेडरल गवर्नमेंट ने मिल के ज़ाहिर सी बात लॉन्च करना था, और इसका बेसिकली मकसद क्या था कि शहर में जो साफ़ पानी की या पीने वाले पानी की जो फ्राहमी है ना, वो उसको मुमकिन किया जाए। और इसमें ये मनसूबा तकरीबन 25.5 बिलियन पाक रुपीज़ का था, और जिसमें तकरीबन 650 मिलियन गैलन ऑफ वाटर जो था वो डेली कराची को प्रोवाइड किया जाना था, और ये तकरीबन 3 फेज़ में होना था, जिसके लिए जो कंचर झील जो है उसको इस्तेमाल किया जाना या उस पानी को वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाना था, और ये 3 कैनल जो थी मतलब कि उसके थ्रू पानी प्रोवाइड किया जाना था कराची को। और ये मनसूबा इसकी जो सलाटेशन थी वो तक मिड 2019 था कि मिड 2019 में ये मनसूबा जो मुकम्मल होगा। और आप देखेंगे ये भी पिछला मनसूबा है। अगर आप थोड़ा सा इसकी और हिस्ट्री में चले जाएं तो ये तकरीबन मतलब कि इसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट की कमेटी बनी, फिर कुछ और भी कमेटियाँ आई, लेकिन वो मनसूबा जो है वो कटाई में पड़ गया। और इस मनसूबे का जो बैक ही तकरीबन ये 2007 और 8 की बात हो रही है। उस वक़्त ये उस्मानी एंड कंपनी लिमिटेड जो थे उन्होंने कंसल्टेंसी दी थी 2007 और 8 में, और उसी वक्त इसका डिज़ाइन जो वो तैयार किया गया 2007 और 8 में। अब देख लेंगे किसकी हुकूमत थी, आपको खुद जो अंदाज़ा है कि इतना बड़ा पुराना मनसूबा जो है वो अभी तक जो है मतलब कि उसके ऊपर को अमल दरामद नहीं हो सका। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जनाब वाला जो दूसरी बात हमने की है जी, इस तरह मास ट्रांजिट रेल ट्रांसपोर्ट की स्कीमों के लिए 572 अरब मुख्तस किए गए हैं, जिनमें कराची सर्कल रेलवे का मेगा मनसूबा भी शामिल है। तो हम उससे पहले आप अगर थोड़ा सा देखें तो हमारे पास जो बात हो रही है, अब यह हम बात कर रहे हैं, आए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर एक BRT का मनसूबा जो ग्रीन बस सर्विस जो है वो भी इसमें शामिल है। उसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये तकरीबन मनसूबा जो था 112.9 किलोमीटर पर मुहित था, जिसमें रैपिड बस ट्रांजिट नेटवर्क जो था उसने काम करना था, और ये कराची के लिए शुरू किया गया था। और इसके अंदर जो तकरीबन 3,50,000 लोग जो थे वो 109 किलोमीटर मतलब कि इसके ऊपर डेली उन्होंने सफ़र करना था। और ये मनसूबा जो था इसको द कराची मेट्रो बस वाज इनॉग्रेटेड ऑन 25 फरवरी 2016। ये भी पिछला पुराना मनसूबा है, एंड वाज स्टेटेड टू बिगन ऑपरेशन बाय फरवरी 2017। तो आप देखें, अब तक मेरा नहीं ख्याल कि मैंने सुना है कि कराची के अंदर जो ग्रीन लाइन बस सर्विस है उसका अभी तक कोई स्टार्ट हुआ हो। तो ये भी एक चीज़ थी। और ये तकरीबन मेरे ख्याल में जो पहली मीटिंग 2014 10 जुलाई को हुई थी, उस वक्त ये वादा किया गया था कि हम जो हैं इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट टू लॉन्च द BRT ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट ऑन मॉडर्न लाइन्स टू एलिविएट द सीवियर ट्रैफिक कंजेशन इन द सिटी। और आप जब कराची का सफ़र करते हैं और आपको किस कदर ट्रैफिक जो है वो कंजस्टेड है उसका अंदाज़ा आपको हो जाता है। तो ये इस मनसूबे को भी कंटिन्यू करना चाहिए था बजाय के नए मनसूबे शुरू करने से। और इसी तरह जो कराची सर्कल रेलवे का मनसूबा है तो वो तकरीबन कई दहाइयों से जो है वो बेचारा अल्तवा का शिकार है और कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। तो इसी तरह और जो चीज़ें इन्होंने कही हैं कि जी हम जनाबे वाला जो उसके बाद कराची तरक्याती पैकेज में सॉल्ट वेस्ट, बरसाती नालों, ट्रीटमेंट प्लांट्स, ड्रेनेज की स्कीमों के लिए 267 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा सीवरेज व ट्रीटमेंट के मनसूबे के लिए 141 अरब रुपये रखे गए हैं। फिर सड़कों की तामीर, मरम्मत के लिए अंडर पासेज और फ्लाई ओवर्स के लिए 41 अरब रुपये रखे गए हैं। तो ये कुछ ऐसी तफसील है इस मनसूबे को, जिसमें एंड पे यही कहा गया कि मनसूबों की तकमील के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत दोनों को मिलकर काम करेंगे, जिसके लिए कोऑर्डिनेशन व अमल दरामद कमेटी तश्कील दे दी गई है। तो आप देखें कि एक जो मेरा क्वेश्चन है कि आपका पहले ही जो सॉल्ट वेस्टमेंट बोर्ड जो है वो इनएफिशिएंट है, तो क्या उस बोर्ड को नए पैसे दे के आप ये समझ रहे हैं कि हम कौम के साथ इंसाफ कर रहे हैं कि जो बोर्ड पहले ही काम नहीं कर रहा उसको और फंड दे रहे हैं ताकि ये और इनएफिशिएंट हो जाएं। तो ये मेरे दोस्तों जो तफसील थी इसकी कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज की जो आपको मैंने बताई है, इसमें जैसा मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं, इसमें
जाहिर सी बात है वो टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं। अब देखना ये है इस गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्या वाकई 3 सालों के अंदर ये मंसूबे जो हैं, जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज जो है, इसकी हम अमली शक्ल देख रहे हैं। अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि ये बर वक्त जो है ये मंसूबा मुकम्मल करें और कराची के लोगों को खुशी दें। जी, तो जैसे आपसे मैंने कहा, कराची पैकेज का ऐलान तो बहुत आसान है, लेकिन उस पर अमल दरामद करना उतना ही मुश्किल है। तीसरी बात जो आपसे मैंने कही थी कि ये मैं एक वीडियो लॉग में जिक्र कर चुका हूँ कि इस्लामाबाद में 5 सरकारी अमलाक की 15 करोड़ में नीलामी। उसकी अब जो तफसील है वो इस तरह से है कि पाकिस्तान में सरकारी ज़मीनें बेचकर ज़र मुबादला कमाने के मनसूबे के तहत, अब ये देखें मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये डेफिनेशंस जो हैं पाकिस्तान के अंदर बड़ी जल्दी चेंज होती हैं। ज़र मुबादला के बारे में जितना हमने पढ़ा है को अलफ बे कह लें उसको, वो यही है कि आप अपना लोकल माल जो होता है या डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होती है उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं, उसके अगेंस्ट जो आपको मिलता है उसको हम ज़र मुबादला कहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये किसी इकनॉमिक्स में लिखा हुआ है कि आप पब्लिक एसेट्स बेचें और उसके ऊपर जो रुपया कमाएंगे उसको आप ये कहें कि ये ज़र मुबादला है। वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में सरकारी ज़मीनें बेचकर ज़र मुबादला कमाने के मंसूबे के तहत इस्लामाबाद में मौजूद 5 सरकारी अमलाक को 15 करोड़ 64 लाख 50 हज़ार रुपये में नीलाम कर दिया गया है। तो आप पहले तो हम निजीकारी के ऊपर वैसे क्या कहते हैं उसको बड़े बुतले मिला रहे थे, लेकिन अब देखें पब्लिक एसेट्स जो है उन्होंने खुद बेचना शुरू कर दिए। उसमें भी अगर थोड़ी सी एक और बात मैं करूं तो उसका जब ये जाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें अली जैदी साहब जो है उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दी है कि वाकई वज़ीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग अली जैदी ने दिलचस्प खिताब किया। उन्होंने कहा कि मैं हाल ही में मिनिस्टर इनक्लोव जो मिनिस्टर्स की कॉलोनी है में मुंतकिल हुआ हूँ। पहली रात नींद नहीं आई। अच्छा जी, सुबह बर्फ़ वाले पानी से नहाना पड़ा। तो मिनिस्टर इनक्लेव में गर्म पानी का दूर दूर तक इंतज़ाम नहीं है। अली जैदी साहब, आपको तो फिर भी पानी मिल गया, लेकिन आप सोचें उन लोगों के बारे में कि जिनको ना पीने का पानी मिलता है ना नहाने का पानी मिलता है, लेकिन दे आर लिविंग इन पाकिस्तान। तो अच्छी बात है आपको नींद नहीं आई, मेरे ख्याल में ये अल्लाह ताला ने आपको अच्छा मौका दिया है कि आप अपनी इस बेरामी को मद्देनजर रखते हुए आम बंदे की तकलीफ को समझें और जो है काम करें इस कौम के लिए। और इसके बजाय कि शिकायत करने के अब बाकी लोग जो हैं अपनी शिकायत को बाकी लोगों को सामने रखकर देखें कि लोग किस कदर जो हैं वो तकलीफ़ में हैं। और आप ये भी देखें कि कराची के लोगों का दुख भी देखें कि वो पानी में वो जाने भी जा रही हैं, बच्चों की हिलाकतें भी हो रही हैं और उसके ऊपर उनको पीने के लिए पानी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी शिकायत जो जायज़ बनती है। आप पहले लोगों का दुख दर्द दूर करें, आपकी तकलीफ़ें जो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। उसके ऊपर जो बड़ी अच्छी बात जो है वो हमारे वज़ीर साहब के जो माउन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़िकार अली बुखारी ने उसी तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ीर असासे बेचकर कर्ज उतारना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा आगाज़ है, कामयाबी के लिए दुआ गो है। मेरे ख्याल में ये वही बात है कि जब आपने अपना घर बेच लिया और आप कहते हैं जी हम अमीर हो गए। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।